बड़ा सपना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है। मेरे दिमाग में एक शख्स याद आते हैं जिनकी किताबें ना बचपन में पढ़ी थी। द रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी किताब, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ जो वो उस बात पे स्ट्रेस करते हैं, वो कहते हैं ड्रीम बिग। Unless you dream big, how will you be able to achieve it? And एक और चीज़ कहते हैं, the great dreams of great dreamers are transcended into reality. बड़े सपने, बड़े ड्रीमर्स के जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके बड़े सपने रियलिटी में जरूर तब्दील होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बेहद ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने अपने आप में कोशिश की इसको लाने की। देखिए, बड़े सपने का मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया में टॉप कर लूँ, या मेरा मध्य प्रदेश में या मेरे स्टेट से मेरा पहला स्थान आ जाए, ये जरूरी नहीं है बड़ा सपना। What you can be best in, क्या आप सबसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? आप खुद से कम कंपटीशन कीजिए, और जो वो बनेगा वो बेस्ट होगा। That will be your victory. तो आपको अपने आप से compete करना है, और अपने आप को देखना है कि कैसे मैं सबसे बड़े इस पे पहुंच सकती हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कैसे मैं खुद ऐसा कुछ बन जाऊं, द बेस्ट दैट आई कैन बी, वो होगी आपकी बिग ड्रीम। और उस बिग ड्रीम को आपको पहचानना बेहद बेहद जरूरी है। अब इससे अगर हम आगे बढ़े, अगर सोचे कि बिग ड्रीम को रियलिटी में कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, तो एक और बहुत महान शख्स है हमारे भारत के, जिनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है, एंड द पर्सन इज स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात है, एक कोट कह लीजिए, वो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एंड आई जस्ट रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और मैंने चिपका दिया अपने वॉल पे। वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगी। ही सेड, टेक अप वन आइडिया, think of it, dream of it, live on that idea. Let all of your brain, your muscles, every part of your body be full of that idea, and leave every other idea alone. That is the way to success. तो ये बात है कि अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, कोई आइडिया आपके दिमाग में है, तो आपकी सारी एनर्जी आपको वहीं पे डायरेक्ट करनी है। अगर आप वो कर देते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनअचीवेबल है। और मैं तो एक चीज मानती हूँ, there's nothing more powerful in this entire universe than a human being with a purpose. अगर आपके पास पर्पस है, it will take you places. और बड़ा सपने देखने से कभी घबराइए मत, कभी ये मत सोचिए मैं इस परिवार से हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, तो कभी आप घबराइए नहीं कि बड़ा सपना देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो पाएगा। नहीं, fear is the figment of your imagination. अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड को, अपने हार्ट को, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और एक और चीज है कि if you want to become something that you've never been, you will have to do something that you never did. अगर आप किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जो आपने कभी देखा ना हो, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी किया नहीं हो। यही चीज है ड्रीम बिग। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मैं जो 3 शब्द बोलूंगा, आपको वो शब्द मेरे बाद दोहराने हैं, और इसके बाद मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। ठीक है? तो मुझे लगता है आधे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी। तो पहला शब्द है उत्तिष्ठ। कहिए एक बार, मैं कहूंगा उत्तिष्ठ, आपको भी बोलना है उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान निबोधक। इसका मतलब कोई बता सकता है? जोर से जोर से। उठो, जागो एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, भले हजारों पाए बतो, भले लक्ष्य न जाए सर। ठीक है? तो मुझे लगता है कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, ये सूत्र जो विवेकानंद जी ने दिया था, ये आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अगर आपके पास बड़े सपने हैं और आपको उन बड़े सपनों को साकार करना है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। तो इसके साथ ही मैं अंतिम प्रश्न में आऊंगा, ताकि हम जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए उनको सवाल पूछने का मौका दे सके। वो ये है कि अभी हमने जैसे
समाजशास्त्र के मान लीजिए कि कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भूगोल हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आजकल एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड भी हो गया, नैतिकता के ऊपर सवाल आते हैं। तो ह्यूमैनिटीज के ये विषय ये पढ़ना क्यों जरूरी है एवं इनको पढ़ने से क्या चीज जा सकता है? उदाहरण के लिए पिछले कुछ समय में हिस्ट्री की कई अनखुले अध्याय, इतिहास के कई अनखुले अध्याय सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए रॉयल नेवल म्यूटनी का आपने सुना होगा। रॉयल नेवल म्यूटनी अंग्रेजों की जो सेना थी, नेवल सेना थी, नौसेना, उसने विद्रोह किया द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद। और इसके अलावा हमारे पास कई जो राजे रजवाड़े थे, जैसे उदाहरण के लिए त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा, उन्होंने डचों के साथ युद्ध करके डचों को खत्म करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का मौका दिया इनडायरेक्ट तरीके से। या इसके अलावा असम के अहोम साम्राज्य की बात करें, या इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की बात करें कृष्णदेवराय की, तो ये इतिहास के कई पहलू उभर के सामने आ रहे हैं जो शायद जब मैंने भी जब साल 2002-2003 में सोशल स्टडीज पढ़ी होगी तो इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा या सिलेबस में नहीं होगा। तो कैसे इतिहास का बोध या देश के भूगोल का बोध युवाओं की सोच में बदलाव लाता है, और क्यों इतिहास और इन अन्य विषयों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के विषयों पर ध्यान देना। जब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने साइंस लिया था 12th में और उसके साथ फिर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री। तो कभी भी 10th स्टैंडर्ड के बाद बस एक मैंने किया था, 12th स्टैंडर्ड में मैंने ऑप्शनल जो लेते हैं वो मैंने इकोनॉमिक्स लिया था 11th। उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे सोशल साइंसेस से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं आया था। कॉलेज में तो फिर छूट ही गया। जब मैंने इन विषयों को यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया, जैसे इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, बहुत सी चीज़ें हैं, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, जब इनको मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये सब्जेक्ट मुझसे बातें करते हैं। आपको आपसे बोल्ड बात नहीं करेगा, पर आपसे शहीद भगत सिंह बात करेंगे, गांधी जी आपसे बात करेंगे। जब आप पढ़ेंगे कि गांधी जी दांडी मार्च में निकले थे, तो आप सोचेंगे कि ऐसा उनके मन में क्या था कि बिना चप्पल पहने वो एक नमक के लिए निकल पड़े और वहां से उठाकर कहने लगे कि ये नमक ही है जो हमें आजादी दिलाएगा। तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या ऐसे जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, ये आपसे बात करते हैं, ये आपसे इंटरैक्ट करते हैं और आपको इंस्पायर भी बेहद करते हैं। ये फर्क आ जाता है हम किसी तकनीकी विषय को पढ़ें या फिर ह्यूमैनिटीज को पढ़ें। एक दूसरी बहुत जरूरी चीज हमें इसे सीखने को मिलती है, वो ये है कि बहुत सारे किसी भी पहलू के, किसी भी एक इशू के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ ग्रे एरियाज। जब हम साइंस मैथ्स पढ़ते हैं तो 2 + 2 = 4, दैट्स इट, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर ग्रे एरियाज। एंड तब आपको समझ में आता है कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। कोई भी चीज डायरेक्ट आपको ये दिख रही हो वही सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर आपको ये समझ में आता है कि हमारा ये जो देश है, जिसे हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो स्लोगन हम सब जानते हैं, पर इसको रिस्पेक्ट करना सोशल साइंसेस सिखाता है कि अगर किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी इंसान हो, वो डाइवर्सिटी हमें समझ में आती है कि अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ, वो चीज कह रहे हैं, तो शायद उनके दिमाग में भी वो चीज, कुछ किसी चीज के बारे में वो सोचे होंगे तब ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो रिस्पेक्ट आती है डाइवर्सिटी को लेकर के, ये भी आपको सोशल साइंसेस सिखाता है। तो सोशल साइंसेस चेंजेस यू, it changes you, seriously it changes your mindset, the way you think about the world, बहुत बहुत बदल देता है आपको। बहुत बढ़िया जवाब। और मुझे लगता है कि इस जवाब को सुनने के बाद यहाँ पे बैठे हुए कई लोग जिन्हें सोशल साइंस और यूपीएससी के विषयों की पढ़ाई उतनी प्रासंगिक या रोचक नहीं लगती, वो अपनी रुचि इस विषय में जगा पाएंगे। और जो इन्होंने बताया था पिछले सवालों के उत्तर में कि क्यों आप किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं और किसी कार्य को करने के लिए आपका क्या नजरिया होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, दैट डिटरमाइंस सक्सेस। तो रुचि जगाने के साथ साथ आप नई दृष्टि से उसको देखकर और क्यों पता करके इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यकीनन इनके द्वारा दिए गए सभी जो जवाब थे अपने अपने स्तर पे बहुत ही प्रेरणादायी थे। और अब मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ कृपया करके
अनुरोध एक छोटा सा इतना ही है कि परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी सृष्टि जी के कई वीडियो टॉक्स आपको मिल जाएंगे।